नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कल एक नए हफ्ते का आगाज़ भी हो रहा है और ये हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल के दिन सुबह 11 बजे तक वफाकी बजट के खत्तो खाल भी वाज़े होने लग जाएंगे और कल 11 बजे 92 न्यूज़ की एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट भी है, उसे ज़रूर देखिएगा। कल मैं भी उस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा होऊंगा, उसमें भी आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन ये एक ऐसा बजट है जिसके बारे में पाकिस्तान के कारोबारी तबके, पाकिस्तान के शहरी खास करके मतवस्त तबके को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बेहतर नहीं रखते। कराची के जो इंडस्ट्री की लीडरशिप है उसका कहना है कि चूँकि ये एक IMF डिक्टेटेड बजट है इसलिए वो कोई बेहतर तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कर रहे। ऐसी ही सूरत हाल लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, सियालकोट में भी है। मुख्तलिफ जो हिस्से हैं शहर के, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पर भी इसी किस्म की शुनीद है। हुकूमत ने जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ थी जिनके साथ हुकूमत की नेगोशिएशन चल रही थी, वहाँ हुकूमत ने जो ज़ीरो रेटेड सेल्स टैक्स था उससे पहले ही विड्रॉ कर लिया है और फैसला हुआ है कि कम से कम 7.5% सेल्स टैक्स जो है वो लेदर इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स है, जो सर्जिकल गुड्स हैं, जो कारपेट्स हैं, उनको 7.5% सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमत जो अपोजिशन जमातें हैं वो मसलसल ये कह रही हैं कि इस बजट के आने के बाद वो एक तहरीक चला सकते हैं। बहुत से मुबसरीन को ख्याल था कि अपोजिशन की तहरीक में तो शायद इतनी जान ना हो, लेकिन अब बार एसोसिएशंस जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो रेफरेंसेस फाइल हुए हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो लगता है कि अपोजिशन की तहरीक का हिस्सा बन सकती हैं। बार एसोसिएशंस ने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और 14 तारीख से एक तहरीक चलाने का, एक स्ट्राइक का, एक हड़ताल का भी मुतालबा किया गया है। ताहम इस मुतालबे में किसी हद तक कमज़ोरी उस वक्त देखने में आई जब पहले ये बात वाज़ेह थी कि बार एसोसिएशन जो हैं उसमें कोई इत्तफाक नहीं है इस इशू पे, लेकिन अब पंजाब बार एसोसिएशन और वहाँ पे एक लॉयर एक्शन कमेटी जो है बहुत बड़ी तादाद में सामने आई है जो कहती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रेफरेंसेस फाइल कर रहा, कंप्लेंट लेके जाना हुकूमत का हक है और अभी तो कोई समात हुई ही नहीं है। इससे पहले एहतजाज की बात और इसकी जो मंतक है वो समझ नहीं आती और उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल अपना जो हड़ताल की डिमांड है उसे वापस ले। ये वो सियासी माहौल है इस वक्त पाकिस्तान का जिसमें हम अपनी बहस का आगाज़ कर रहे हैं। देखना चाहेंगे कि बजट के आने के बाद ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान में किस तरह से प्ले करेगी। स्टूडियोज़ मुझे पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलम नवीस और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब ज्वाइन करें। अ वेरी वार्म वेलकम टू इरशाद भट्टी साहब। स्टूडियोज़ ही में मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर और कॉलमिस्ट जनाब मुशर्रफ जैदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और नाज़रीन मुझे कराची से वाया सेटेलाइट पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब अकील करीम जैदी साहब ज्वाइन करेंगे जो चेयरमैन है AKD ग्रुप के। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मुशर्रफ जैदी साहब, आपको क्या फीलिंग है कि कितना बड़ा सियासी दंगल जो है इस बजट के साथ हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाला है? देखिए, मेरा ख्याल है बजट जो है वो पिवट पॉइंट नहीं है। पिवट पॉइंट्स तो बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ज़ाहिरी बात है जो अपोजिशन जमातें हैं उनके ऊपर जो लीगल प्रेशर है वो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। शरीफ फैमिली तो उसके बिल्कुल बीच में से गुजर के मेरा ख्याल है अब दूसरे साइड पे निकलना शुरू किया है उस फूड प्रोसेस। शहबाज शरीफ साहब की वापसी को आप कैसे देखते हैं? आपने जिक्र किया इसका। देखिए, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल जो है वो उन्होंने प्ले करने की कोशिश की। क्या वो आके किसी तहरीक का हिस्सा बनते आपको नजर आ रहे हैं? देखें, पाकिस्तान में हमेशा मुझे ये लगता है कि जो मुस्बत एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स या मूवमेंट्स होते हैं उनमें सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल एरिया से लोग अगर जमा हो जाएं तो वो काफ़ी नहीं होता। 2 या 3 या 4 या 5 इकट्ठे होते हैं तो फिर जो है बात चलती है, चेंज जो है वो आती है। अब आप देखिए धरना जो है उसमें सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस जो है वो इकट्ठे हुए, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा और दूसरा जो बिहाइंड द सीन्स जो अलज किया जाता है उसका एज सच, लेकिन काफी स्ट्रांगली अलज किया जाता है। कुछ चीजें पॉइंट भी करती बात फिर भी बनी नहीं 2014 की एग्जैक्टली और इसलिए मैं समझता हूँ इसलिए नहीं बनी कि जो दीगर और हिस्से हैं हमारी रियासत से मुंसलिक, हमारी सोसाइटी से मुंसलिक, उन्होंने उस तरह से उसमें हिस्सा नहीं डाला इतना, वो इतने एक्साइटेड नहीं थे। यहाँ पे जो बड़ी एक चेंज अगर आएगी तो वो इसलिए आएगी क्योंकि
कई चीजें इकट्ठी मेरे ख्याल है कन्वर्ज करेंगी अगर की उन्होंने, और ये मुमकिन। मतलब आपका इशारा है कि जो बार काउंसिल्स जो कह रही हैं, कि बार एसोसिएशन जो कह रही हैं कि हम 14 तारीख से एक हड़ताल उन्होंने उसकी डिमांड की है जिसपे एक स्प्लिट भी हमें नजर आती है, वहाँ आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा? देखें, बार काउंसिल्स एक हिस्सा है, और दुरुस्त फरमाया जिसने भी कहा कि अभी तो जो डिटेल्स हैं वो फुल्ली सामने नहीं आई हैं, लेकिन जाहिर बात है दाल में इतना ज़रूर काला है कि उस पर जो है शोर मचना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। दूसरे साइड पे आप देखेंगे जो पेरिफेरी है ना पाकिस्तान की, इसको हम पेरिफेरी कहते हैं, यानी कि जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा हट के आवाज़ें हैं या जो आइडेंटिटीज़ हैं उनमें एक और वो यूनाइटेड अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, लेकिन जो एक्स MQM है, पुरानी MQM, उसके जो बाकियात हैं वहाँ पे भी एक एजुटेशन का जो है अभी हमने देखा नहीं। चीज़ें जुड़ रही हैं। PTM का हमें पता है कि जो है जारी बात है, एक मैं समझता हूँ उसमें डिबेट हो सकती है कितना लेजिटिमेट है कितना नहीं है। मैं समझता हूँ उनकी आवाज़ को सुनने में जो है इतना ज़्यादा हमें वो तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए खुल के। तो लेकिन अगर ये सारी चीज़ें कंबाइन हो गई ओवर टाइम, किसी कंस्पिरेसी की वजह से नहीं, लेकिन ओवर टाइम एंटी एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर शायद चेंज आ सके। अखिल करीम ज़ैदी साहब, ये जो सियासी माहौल है जिसपे मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने और भट्टी साहब ने कमेंट किया, इस माहौल में जो कल बजट के खद्दोखाल आएंगे वो किस हद तक ऑपोजिशन के लिए मददगार नजर आएंगे? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी बजट पिछले उठा लें, सारे बजट डेफिसिट में रहे, जिसकी वजह से हमारी इकनॉमी की कंडीशन बिगड़ती गई है। हमें बोरो करने पड़ी करेंसी, ठीक है, डॉलर हम बोरो करते रहे, लोकली हम बोरो करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है अब हमें बिजनेसमैनों को भी कुछ आ गया। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को कम से कम इतना राइट होना चाहिए कि वो मुल्क के लिए एक अच्छा बजट दे, और अच्छा बजट हम उसी को कहते हैं कि खुदारा आप सब्सिडी ख़त्म करें। आप जो सब्सिडी देते हैं वो एक्सीड कर जाती है, जो डेफिसिट देते हैं वो एक्सीड कर जाता है, जो रेवेन्यू टारगेट बताते हैं वो अचीव नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मुसलसल पाकिस्तान के साथ हो रही है। आज अगर ये गवर्नमेंट कोई अच्छा बजट देना चाहती है, लेकिन मेरा सवाल तो मुख्तलिफ था खत्म करना। ज़ैदी साहब, मेरा सवाल तो ये है कि जो बजट आएगा जिसको समझा जा रहा है कि सख्त होगा, जिसके बारे में अखबारात में इंडस्ट्री के हवाले से छपा है कि लोग समझते हैं कि ये एक IMF डिक्टेटेड बजट है, इस बजट के नतीजे में ऑपोजिशन जो तहरीक चलाना चाह रही है और वकला जो एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं हड़ताल वगैरह की, उसको कितनी मदद मिल सकेगी बजट से? क्या आपको लगता है कि ये बजट एक बहुत बड़ा सियासी इशू बन के उठेगा? मैं आपको सिर्फ वही बातें बताने जा रहा हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें भी तो बतानी है ना। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप उठा के बैलेंस शीट देखें तो वो प्रॉफिट से भरी हुई हैं। दुनिया के किसी मुल्क में इतने बड़े ह्यूज प्रॉफिट नहीं होते जितने हमारे मुल्क में हैं। हमें रोने की एक आदत पड़ी हुई है। हम हर दफ़ा एक बहाना ढूंढते हैं कि ये होगा तो हम ये कर देंगे। ये मुनासिब बातें नहीं है। हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमें मुल्क को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में जब भी मुश्किलात आती हैं तो हम खड़े नहीं रहते। मेरा ये ख्याल है कि हम सबको एहसास करना चाहिए कि इतना बड़ा डिवेल्यूएशन हुआ है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। अगर फर्दर ये बजट खसारा आता है तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोन देने वाले लोग हैं वो हमें लोन नहीं देंगे। तो हमें अब डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि हम एहतजाज की बात करें। आपकी आर्म फोर्सेस ने अनकंडीशनली ये कह दिया है कि अगर आर्मी का बजट नहीं बढ़ता तो इसके बाद भी अगर हम ये हठधर्मी पे रहेंगे कि नहीं पैसे हम बना लें बाकी गवर्नमेंट जाए जहन्नम में, तो ये मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट को इस तरह का कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। कम अज कम ये जो डेफिसिट है खुदा के लिए उससे आप बाहर निकले। अगर बाहर नहीं निकलते डिवेल्यूएशन होगा, महंगाई होगी। भाई आपने तो मनो बर्फ फेंक दी, यानी ऑपोजिशन की। अच्छा, मेरे साथ हैं आपने तो सियासी बात कम कर रहा हूं, मैं कारोबारी बातें आपसे कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे पता है, मैं आपको बैलेंस शीट भिजवा देता हूं। बेट्रे कर दिए। मैं बिल्कुल बैलेंस शीट देख के बात करता हूं। जिन बैलेंस शीटों में पैसा पड़ा हुआ है
वो रो रहे हैं, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको आप अलाउ नहीं कर रहे कि वो अपना डेफिसिट खत्म करें। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप भी बैलेंस शीट्स देखते रहे। हमने तो ये सुना था कि शब्बर जैदी साहब पूरे पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं उनकी बैलेंस शीट देखते रहे हैं, लेकिन ज़रा मुझे मुशर्रफ जैदी साहब को इसमें लाने दीजिए। मुशर्रफ साहब, आपने इरशाद भट्टी साहब को भी सुना, वकील करीम जैदी साहब को भी सुना। आप ये दोनों तो बड़े पुरुमीद हैं कि यहाँ किसी किस्म का फ्लैश पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता ऑपोजिशन के पास। क्या आप भी इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? ऑप्टिमिस्टिक तो मैं हूं, और मैंने शुरू में भी कहा कि जो अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि बजट की वजह से या बजट के रिएक्शन में कोई मूवमेंट उभरेगा, तो वो मैंने भी कहा कि वो नहीं। लेकिन अच्छा। लेकिन जो फ्लैश पॉइंट्स या जो कॉशनरी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको मेरे ख्याल है हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा खुल के बताना, आप समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो रेफरेंसेस के इशू के वकला का जो एक तबका नाराज है बार एसोसिएशन का, और पीटीएम के हवाले से जो मतलब एक चैलेंज खड़ा है, उसको ये जमातें इस्तेमाल करना चाहेंगी। मौलाना फजल रहमान भी, पीपीपी भी, अब्बास हमेशा सियासत में यही होता है कि जो ऑपोजिशन होती है वो ये देखती है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जहाँ पर हुकूमत जो है वो वीक फुटिंग पे है। बलूचिस्तान के हवाले से जो वादे सरदार अख्तर मैंगल साहब के साथ किए गए, उन पे किस हद तक जो है पूरी उतरने की कायल है ये हुकूमत या केपेबल है? आपको लगता है ख़तरा कि सरदार अख्तर मैंगल हुकूमत से अलग हो सकते हैं? जिस तरह की, नहीं मैं इस तरह की पेशनगोई तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह के बयानात उनके पिछले अगर आप 4 महीने के देखें और उनको कंपेयर करें जो अगस्त में और सितंबर में उनके बयानात थे, अगस्त और सितंबर में वो बहुत उम्मीद से उन्होंने ज्वाइन किया, पिछले 2-3 महीनों से तो डेफिनेटली उनको जो है, और सीटें 2 हैं उनकी, ऑप्टिमिज्म बिल्कुल 2 हैं। लेकिन देखें, मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और जो हमारे पुराने जो जम हुए हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम फाटा कहा करते थे, उन इलाकों में हमें ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं देखनी। मांग वो क्या रहे हैं, हिस्टोरिक्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है एक बहुत कॉमन नॉलेज है कि जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, ये ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा में भी एक अर्स्टवाइल फाटा में ये एक चैलेंज बन गया है। इस चैलेंज पर पूरा उतरने के लिए, लेकिन मैंगल साहब जो है वो क्या फाटा के जो अर्स्टवाइल हैं मिसिंग पर्संस, उनका नहीं, वो तो बलूचिस्तान की बात करेंगे ना। सिर्फ मिसिंग पर्सन्स की बात नहीं है, एलोकेशंस की बात भी हो रही है। उस पॉइंट पर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ कि वज़ीर आज़म ने तसलसल के साथ ये बात की है, और जो लेटेस्ट बात है उसमें तो बिल्कुल खुल के एक्सप्लिसिटली कहा है कि जो भी हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑस्टेरिटी, उसमें हम आँच नहीं आने देंगे जो हमारे प्लान्स हैं फाटा और बलूचिस्तान के लिए। तो ये एक पॉजिटिव है, नहीं ये एक पॉजिटिव है ना, कि जो खर्चे जहाँ पे कम नहीं होने चाहिए वहाँ पे कम ना हो। तो जो बलूचिस्तान पे खर्चा होना है, जो अर्स्टवाइल फाटा या जो केपी के नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करना है नेशनल मेन स्ट्रीम में, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन सिर्फ पैसों से बात पूरी नहीं होगी, इंक्लूसिविटी ऑफ दोज वॉइसेस भी बड़ी जरूरी है। सो नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक तक बात यहाँ खत्म हुई कि भट्टी साहब का और वकील करीम जैदी साहब का ख्याल है कि बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए खड़ा होता नजर नहीं आ रहा, ना बजट के हवाले से, ना जुडिशल रेफरेंस और वकला की जो तहरीक है उसके हवाले से। लेकिन मुशर्रफ जैदी साहब समझते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के अवामिल हैं, जहाँ कहीं बलूचिस्तान में कहीं PTM का इशू है, कहीं अपोजिशन की रंजिशें हैं, वो सब चीज़ें इकट्ठी होकर जो है हुकूमत के लिए एक चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। इसको फिर देखते हैं कि वो चैलेंज किस तरह का हो पाएगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले की बहस आपने देखी और उसका इख्तिताम यहाँ पे हुआ था कि वकील करीम जैदी साहब का और इरशाद भट्टी साहब का ये ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा चैलेंज ऑपोजिशन और वकला की तहरीकें खड़ी नहीं कर सकती। मुशर्रफ जैदी साहब का ये ख्याल है कि बहुत से ऐसे यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कंबाइन भी हो सकते हैं और इमरान खान की हुकूमत के लिए एक ठीक ठाक किस्म का चैलेंज जो है बजट के बाद खड़ा हो सकता है। इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या एनालिसिस है किस पर? इसी चीज़ के ऊपर।
किस पर? मतलब जो मुशर्रफ जैदी सब समझते हैं, जैसे पीटीएम ब्रेक में भी कह रहे थे कि पीटीएम जो है एक बहुत बड़ा चीज़ है, वो भी बहुत बड़ी हो चुकी है। इसी तरह की जो वकला कहा है कि भाई हड़ताल 14 तारीख से होगी, ये सब चीज़ें मिल के ऑपोजिशन एक बहुत बड़ी तहरीक इख्तियार कर सकती है। नहीं देखिए, मैं वकला की जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इस मुल्क में हिकमत, मंतक, दलील तो फौत हो गई। सियासतदान की तरफ आएँ तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। अगर आप अदलिया जज किस तरफ हाथ उठाएं तो अदलिया ख़तरे में पड़ जाती है। अगर कोई मुझे गिरबान से पकड़े तो सहाफ़त ख़तरे में पड़ जाती है। अगर कोई ताजर से पूछे तो तजारत ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये छोड़ दें, या आपके लोग बड़े हो गए, मुल्क छोटा हो गया, बंद कर दें ये तमाशे, दुरफुतनियाँ, नोटंकियाँ, ये छोड़ दें। आप क्यों इस तरह के आप अच्छे अच्छे बातें करते हैं और वो छोड़। और दूसरी बात, बजट पे मेरे भी दो लेते हैं। इस इशू पे थोड़ा सा कर ले। बार एसोसिएशन समझती हैं कि बदनीयती पे मबनी है ये रेफरेंसेस, लेकिन जो वो प्रिंसिपल स्टैंड ले रही हैं वो भी अजीब सा है। मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास हुकूमत कंप्लेंट भेज सकती है। क्या बार एसोसिएशंस पॉलिटिकली तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाना चाहती हैं? जो कहा जा रहा है कि 2007 में जिस तरह जो इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस था, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कभी सुन ही नहीं सकी थी। क्या आपको समझ आती है कि ये गोल है कि अंडर प्रेशर आ जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? देखें, मैं तो क्योंकि लॉयर नहीं हूँ तो मैं इन पेचीदगियों में नहीं पढ़ सकता। मुझे ये पता है कि जो इफ्तिखार चौधरी का जो उनको हटाने के लिए जो रेफरेंस दायर की गई थी, उसका जो परसेप्शन था उस वक्त, अब तो बहुत सी चीज़ें बदल भी सकती हैं क्योंकि हाइंडसाइट इज़ 2020, लेकिन उस वक्त जो परसेप्शन था वो ये था कि वो ज़्यादती पर मबनी था। उस वक्त एक ऐसा जज जिसके बारे में अगर तारीफ़ नहीं की जा सकती तो बेहतर है कि कम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, उसको एक हीरोइक स्टैचर जो है हमारे मुल्क में मिला और तकरीबन मुकम्मल तौर पे जितनी सियासी जमातें थी और जितने सियासी लीडरान थे उन्होंने उस तहरीक को बैक किया। और इस मुल्क की जो डेवलपमेंट थी 2 साल के लिए, मुईद एक बड़े क्रिटिकल फेज पे उस डेवलपमेंट को डीरेल करके 2 साल हमने लॉयर्स मूवमेंट एक तरह से चलाया भी। आप भी शामिल थे, मैं भी था, मैं तो नहीं शामिल था। नहीं आप, अच्छा आप यू वांट प्रो जुडिशियल? नॉट एट ऑल। अच्छा, मैं बड़ा क्रिटिकल था कि लॉयर मूवमेंट तो शायद इसीलिए हमारी जो बड़ी अच्छी दोस्ती थी उस जमाने की, उसके बाद से मेरी किसी से दोस्ती खराब हुई इस वजह से, जिन्होंने भी सपोर्ट, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है। कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से इफ्तिखार चौधरी ने अपने बेटे का केस खुद सुना। मुईद देखें, अगर खुद बैठ के नहीं, आप दूसरी बात फांसी कौन चढ़ाएगा? जब मेरी फांसी कौन चढ़ाएगा? मैं तो नहीं चढ़ा सकता। नहीं, मैं जिसने चढ़ानी है अदालत को चढ़ानी चाहिए था ना फांसी अरसलान इफ्तिखार को। सर बिल्कुल सबको फांसी चढ़ा दे, जो गलत काम करता है सीधा फांसी। लेकिन सबक क्या मिला? ये असल तो मैंने तो आपका पॉइंट कंसीड किया। नहीं, आपने नहीं किया ना। आपने तो मुझे क्योंकि आपको पता है मैं कौन सा पॉइंट लाने वाला हूं, आप वो पॉइंट मुझे लाने नहीं देंगे। नहीं, मैं तो इतना नहीं, अगर आपकी इजाजत हो, अगर भट्टी साहब की इजाजत हो, बोले आप पॉइंट बोले। सबक हमने ये सीखा कि जब परसेप्शन ये होती है कि एक ज्यादती हुई है, तो जिसके साथ ज्यादती हुई भी होती है उसको फिर अवाम और सिस्टम एक छूट दे देते हैं अरसलान इफ्तिखार जैसी ज्यादतियों के लिए। ये सबक मिला और यही होने वाला है। बाय द वे, ये जो नवाज शरीफ के साथ हमने किया, हम सब ने मिलके, ये इसका जो सबक हम सीखेंगे आज से 4, 5, 6 साल बाद, जब मरीम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, तो हम ये बात इधर बैठ के करेंगे कि यार देखो कितनी ज्यादती हुई, वो चोर था और अब जो है मरीम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगी। ये पहले नहीं हुआ। पहला पॉइंट उनका ठीक था। देखें, लायर्स मूवमेंट पे जो निकले थे वो लायर्स के साथ, कानून के साथ खड़े। उनको नहीं पता था कि पीछे से एक जनरल बोल रहा है, आगे से कौन बोल रहा है और पीछे से कौन डिक्टेट कर रहा है। आप नहीं, आप ये देखें, इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए। हीरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जौहरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आप मुझे सिंपल एक जवाब जाओ ना, आगे लंबे, अच्छा आगे ना जाइए। हीरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हीरे को तलाश करने वाला जौहरी कौन काबिल तारीफ होता है? नहीं, एक बता दे ना, आप क्यों नहीं सवाल के जवाब? मैं जाना चाह रहा हूँ वकील के। नहीं, आपको ये सिंपल सवाल समझ नहीं आ रहा कि हीरा काबिल तारीफ होता है कि जौहरी जो हीरो को तलाश करता है, जौहरी जो उसको बेसिकली तौर पे इस मुल्क के में देखें, सिकंदर मिर्जा ने ज़ियाउल हक को, भुट्टो साहब को लॉन्च किया, अयूब खान ने मार्केट किया, दोनों बुरे हो गए। भुट्टो साहब जिंदा हैं, हीरा जिंदा है, वो जौहरी। अच्छा, ज़ियाउल हक आगे मेरी बात ज़ियाउल हक नहीं एज अ मॉडरेटर नहीं मेरी दो फिक्रे सिर्फ सुन लीजिए, दो सुन वो बोलना भी चाह रहे हैं, दो सुन लीजिए ना आप उनकी। अभी मैं 2 फिक्रे मैं उनसे मांग लेता हूँ आपके। अच्छा, दूसरी बात,
2 मिनट ब्रेक को रह गए अकील करीम भाई। नहीं, दो फिक्रे सर, खुदा का दो फिक्रे, सिर्फ 2 फिक्रे नहीं सुन सकते। दूसरा अच्छा, दूसरा नवाज शरीफ साहब को लाए ज़ियाउल हक, वो नवाज शरीफ साहब बुलंद हैं, ज़ियाउल हक बुरे हो गए। ईसा फाइज काजी साहब को लाए ये इफ्तिखार चौधरी साहब। आज हम सारे उनके ठट्ठे उड़ा रहे हैं क्योंकि वो मौजूद नहीं है। जो हाजिर होता है उसको सलामे ठोकते हैं, जो जाता है, आज साकिब निसार भी बुरा है, आज ईसा फाइज काजी भी बुरा है, वो सॉरी इफ्तिखार चौधरी बुरा है। आज ये जमहूरियत के अलम बरदार हैं, इसको बिलावल कहते हैं कि ये जमहूरियत पसंद जज हैं। अकील करीम दैदी साहब, ये इस मुल्क आपका वक्फे से पहले इस पे सारी सूरत हाल पे कमेंट एक दिन भी नहीं किया, आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपको एक बात ये कहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत के अच्छे हालात नहीं हैं। हम सबको कुछ न कुछ कुर्बानी देनी होगी। रोने धोने को बंद करके गवर्नमेंट को एक अच्छा बजट बनाने का मौका देना चाहिए ताकि आम आदमी बचे, अवाम थोड़ा सा टैक्स दे, और टैक्स वो लोग दें जो टैक्स देने की कैपेसिटी जिनकी है। मेरा ये ख्याल है कि हम सब्सिडी ले लेके बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। हमारे बिजनेसमैनों की जितनी कैपेसिटी आज बढ़ चुकी है, मुल्क की उतनी नीचे चली गई है। तो एक मौका मुल्क को मिलना चाहिए ताकि इस डेफिसिट से निकले, ताकि डेफिसिट से निकलने के बाद वो डिवैल्यूएशन से निकलेगी, उनको लोग लोन देंगे। आज ये सिचुएशन है कि हमें कोई लोन देने को तैयार नहीं है, और इस बुरी हालत में भी अगर हम गवर्नमेंट को धमकियां देंगे कि आप अच्छा बजट ना बनाएं, आप हमें सब्सिडी दें। देखिए, जीरो रेटेड का इशू क्या है? सिर्फ रिफंड का इशू है ना। तो गवर्नमेंट तो इंश्योर कर रही है कि हम 90 डे में रिफंड दे देंगे। अकील करीम वो जो बहस है, वो जो बहस है जिस पे बड़ी गर्मी सर्दी हो रही है यहाँ स्टूडियो में, कि किस किस्म का चैलेंज खड़ा होगा, उससे आपने बिल्कुल किनारा कशी कर ली है। आप बिल्कुल उससे बाहर निकल के चले गए हैं। जो बहस यहाँ पर भट्टी साहब के दरमियान और मुशर्रफ साहब के दरमियान हो रही है, हम तीनों उससे आप बाहर निकल गए बिल्कुल। देखिए, मिलती सब जगह बातें एक ही है। वो भी एक बात कह रहे हैं कि ये मुल्क को ठीक करो, मुल्क को मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आप धमकियों से काम ना चलाएं। मैं भी यही कह रहा हूं कि भाई बजट उनको अच्छा बनाने दे। अच्छा बजट बनेगा तो मुल्क क्राइसिस से निकलेगा, मुल्क क्राइसिस से निकलेगा तो हम तो कभी भी कमा लेंगे। मुल्क को तो बचाए, जो हम लोगों ने इसको इतनी तकलीफ में डाला हुआ है। तो मेरी भी बात वही है। मैं ये कहता हूं कि बिजनेसमैनों को पहले देखना चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट ऑनर कर रही है या नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट ऑनर कर रही है तो फिर तो आपको शोर शराबे करने की जरूरत नहीं है। उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर नई टीम आई है तो उनको मौका मिले ताकि वो अच्छा बजट आवाम को दे सके, और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि गुर्बत फर्दर ना बढ़े। कहते हैं कि बिजनेसमैन बड़े सियाने होते हैं। अकील करीम दैदी साहब ने सियासी बहस से बिल्कुल गुरेज किया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे चलते हैं कुछ सियासी कुछ बिजनेस के हवाले से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अगर वक्फे से पहले मुझे अकील करीम दैदी साहब की बात ठीक तरह से समझ आई तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को और कारोबारी तबकों को, बिजनेस तबके को, सबको दिखना चाहिए कि मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं इस मौके पे, जबकि बजट आ रहा है और ये बजट हुकूमत बहुत मुश्किल से बना रही है। तो हुकूमत को और निज़ाम को मदद की ज़रूरत है, ना ये कि सड़कों पर कयास जो है वो पैदा किया जाए। मुशर्रफ दैदी साहब। नहीं, ये बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव बात है। और ये बात अगर अकील करीम डैडी कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ हमारी इकॉनमी के एक बड़े अहम पिलर हैं हमारी, ख़ास तौर पे जो हमारी इक्विटी मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं, उसमें इनका एक बहुत बड़ा नाम है। और इनको ये एक, मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत, अगर ये कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं उनकी बात पे? नहीं, ट्रस्ट नहीं। इसमें जो सवाल मेरे जहन में उठता है वो ये कि जो 20 बिलियन रुपए का फंड जो है, जो अभी NIT और उसको दिया गया, जो बेसिकली मेरी नज़र में और कई एनालिस्ट की नज़र में एक बेल आउट था स्टॉक मार्केट की, जो लॉसेस थे। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जी, NIT को 20 बिलियन रुपए हुकूमत ने दिए, टैक्स पेयर के पैसे थे।
और वो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो NIT जो है वो एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करके जो जब स्लाइड हो रही होती है तो वो थोड़ा स्लाइड को रोक सकता है। तो ये एक रिकवरी में बेसिकली स्टॉक मार्केट को सपोर्ट और स्टॉक मार्केट जो है उसने रिकवर भी किया है उसकी वजह से, क्योंकि वो एक पॉजिटिव सिग्नल था। तो उसमें ये पहले भी हो चुका है और उसमें प्रॉफिट हुआ था, कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर वो 20 बिलियन रुपए किसी BISP जैसे प्रोग्राम में डाले जाते वो बेहतर होता। मेरा ये व्यू है कि बेहतर होता, लेकिन बेहतरीन ये होता कि 20 बिलियन नहीं 200 बिलियन रुपए होते और सारे के सारे BISP में जाते। उसके लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो जहां तक टैक्सेस बढ़ाना है अमीरों पे, वहाँ पर मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ, AKD साहब के साथ। मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जो उन्होंने अनाउंस किया कि वो सपोर्ट करते हैं इस तरह की फिस्कल रिजीम्स। लेकिन आप चैरिटी को सपोर्ट करते हैं। देखें चैरिटी नहीं, मतलब बेस्ट फॉर ये तो चैरिटी की नहीं चैरिटी नहीं, दिस इज नॉट चैरिटी। अगर कैसे मेजर करेंगे? देखिए मैं इस तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स मेरा सवाल लेते जाइएगा उधर। आप बोल लें, आप बोलें। हाँ, मैं डर गए वैसे आपसे। नहीं मैं उनको आज मौका दे रहा हूं, भाई है मेरे। मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये 20 अरब रुपया जो NIT को दिया है, उससे स्टॉक मार्केट को सपोर्ट किया है, जिससे आपका भी ताल्लुक है, ये वहां नहीं जाना चाहिए था, ये BISP में जाना चाहिए था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। नहीं, और किसी भी वेलफेयर के काम में चला जाता। आप BISP को उठा के अब BISP की तनकीद शुरू कर देंगे। आप किसी और चीज को ले लें जो आपकी पसंदीदा चीज हो, लेकिन हुकूमत का गरीबों पे खर्चा, चाहे वो नया पाकिस्तान हाउसिंग पॉलिसी हो या वो एहसास प्रोग्राम हो। BISP का नाम बुरा लगता है, एहसास कह देते हैं ना, वो इमरान खान का है तो वो तो सबको अच्छा लगता है। 180 अरब रुपए वहां पे BISP पे भी 180 रुपए, तो 200 क्यों नहीं है? मतलब 20 गुर्बत का हाल देखें। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं ना, बेसिकली 100% अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, बेसिकली कैश ट्रांसफर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जनाब हेलो, अकील करीम भाई। जी आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी अभी आ रही आवाज। मैं वो मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि ये जो 20 अरब रुपया हुकूमत ने NIT को दिया है, ये हुकूमत को NIT की बजाय ज़्यादा बेहतर होता कि इसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देते, जहां एक लोगों की मदद होती गरीब। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सपोर्ट फंड नहीं आना चाहिए, ना गवर्नमेंट को उसको देना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट का जो इन्वेस्टर है नफ़ा और नुकसान का वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। और मैंने खुद इस तरह बातें की थी और अभी फिर आपके तवासुत से मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ कि अभी तक वो फंड आया नहीं है, ना उसको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, जो इकनॉमी के हालात हैं, उसमें अगर मार्केट गिर रही है और किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो उसका पूरा हक बनता है वो तकलीफ़ उठाए। सपोर्ट करना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में गवर्नमेंट को, और ये मैं यकीन से कहता हूँ कि इसका गवर्नमेंट को फंड लाके किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं होगा, सिवाय गवर्नमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी इशू बनेगी। नहीं होगा। मैं तो आज गरीब हो गया। मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। मैं सिर्फ एक पहले मेरी बात सुन ले। ये फंड अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये फंड ना आने के बगैर मार्केट बढ़ गई है। तो वो जो मार्केट बढ़ी है, ये उन लोगों ने मार्केट में शेयर्स खरीदे हैं जो इनसाइड इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, जो मार्केट मैनिपुलेशन पे बिलीव करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को अचानक जो मार्केट में बायर आ गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि अभी फंड आया नहीं है और मार्केट में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 40% बढ़ गए, जो कि नहीं बढ़ने चाहिए। मार्केट इतना बड़ा बेरिश ट्रेंड था और अचानक बुलिश ट्रेंड नहीं होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारे वफाद परस्त लोग हैं जो गवर्नमेंट की इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, और गवर्नमेंट को इस तरह का मौका किसी को भी नहीं देना चाहिए। इस वक्त ये मुल्क की अकील करीम साहब बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ जैदी साहब, आपका ये पोजीशन, आपकी पोजीशन से बहुत मुतासिर हुए हैं। वो कह रहे हैं फैंटास्टिक है, बहुत ज़बरदस्त आपने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। मेरे साथ रहिए। जनाब, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप बड़े डेस्परेट थे।
बड़ी मेहरबानी सर। आप ज़ाहिर है वो मुशर्रफ साहब की अंग्रेज़ी मुझसे बेहतर है, पढ़े लिखे हैं और वो बिज़नेस टाइकून है, मैं तो गरीब आदमी पेंडू। ज़ाहिर है मैंने पिछे ही जाना था दोनों टाइकून्स में। बात बुनियादी तौर पे ये है कि इस मुल्क के हालात, एक चपेड़ा दो। इस मुल्क के हालात ख़राब किसने किए हैं? अकील करीम डैडी साहब को साइड पे रख लें, इस मुल्क के हालात किसने ख़राब किए हैं? इन सियासतदानों ने, इन कारोबारी तबका वालों ने। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनके 5-5 हज़ार रुपये बाहर हैं, इनका सारा कुछ बाहर है। भाषण सुन लें, पनामा लीक्स ने क्या बताया? आपके सारे पैसे वालों का पैसा बाहर था। दुबई लीक्स ने क्या बताया? आपके सारे पैसे वालों का पैसा बाहर था। किस बजट की बात करते हैं? भूखे नंगों का क्या बजट हो सकता है? फ़कीरों का क्या बजट हो सकता है? जिन 80% IMF की आपकी शर्तें मानी, आपका क्या बजट हो सकता है? आपको वो कहते हैं कि सवेरे घर से नहीं निकलना वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म साहब घर से नहीं निकलते, आप बजट की बातें करते हैं। 300 कंपनियां, अभी शब्बर जैदी साहब बताया, 300 कंपनियां 85% टैक्स देती हैं आपके, बाकी किधर गए? कराची के ये जो इनके हमारे रोज वो गिर रहे हैं, उधर 20 अरब दे दिया स्टॉक, आज सारे कह रहे हैं कि कराची वाले की क्या बात कर रहे हैं कि लाहौर वाले टैक्स सब पेशावर वाले, क्वेटा वाले, लाहौर वाले, KP के वाले। नहीं आप इंसानियत न लाई हर चीज में। नहीं आपने कहा ना कराची वाले तो 80% टैक्स देते हैं। ओ भाईजान क्या पूरा देते हैं? इस मुल्क के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट में पनामा की रिपोर्ट, एक्सपोर्टर चोर, ताजर चोर, पहले वाला, लेकिन वो तो पूरे मुल्क के हैं ना। और 80% सर, 80% पैसा जो है हमारा ब्लैक का है। या तो लाइन खींच दीजिए या तो ग्रे लाइन में ले आइएगा। आपने हमें भाषण देते रहते यार, हम सारे मर गए, गरीब आदमी मर गए हैं। जो लाइन है, ये देखो ना, देखो अगर मैं इख्तिलाफ कर नहीं आप मेरी बात सुनने। आदत हो गई पाकिस्तान में कि हम अमीर लोगों को, ये बिजनेस क्लास को कंडेम करते हैं कि इनके पास पैसा क्यों है। गरीब को कर दे, पैसा क्यों है? गरीब को कर दे। मईशत चल नहीं सकती जब तक आपके पास एक एंटरप्रेन्योरियल क्लास नहीं होगी। वो तो भाईजान मैनेजरियल क्लास होगी। कोई आपके लाज हैं, कानून है इस मुल्क में, या तो बदल दें, या मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं कहता हूं कि जितना आपका ब्लैक का पैसा है ले आए, जितनी आपकी टीटियां हैं ले आए, जितनी आप 2 नंबर जाली अकाउंट्स खोलते हैं खोल लें, कच्चे अकाउंट्स जिनको कहा जाता है, जितना आप करना चाहते हैं पैसे दूसरे बेनामी पे रख लें। तो मुझे कोई नहीं किया, ये शहजाद अकबर ने और इमरान खान ने क्यों नहीं किया? 10 महीने हो गए सर, 200 बिलियन रुपए लेके आ रहे थे। 200 बिलियन रुपए। मेरा चेहरे पे कोई एक आदि शहजाद अकबर है या आधा इमरान खान? नहीं मैं वैसे नहीं वो मुझसे पूछिएगा किसी दिन, पूछना आपसे। हम क्या रहम करें? मैं सवेरे उठता हूं तो 104 रुपए का पेट्रोल होता है, शाम को जाता हूं तो 112 रुपए का पेट्रोल होता है। डॉलर मेरा लेना देना, मेरी तनख्वाह जो आधी हो गई है, मेरी फीस बच्चों की ज्यादा हो गई है, मैं बजट बनाना मुश्किल हो गया मेरे लिए, मैं बिजली की लाइनों में लग रहा हूं, मैं गैस की लाइनों में लग रहा हूं। इनके तो सारे बच्चे बाहर हैं, इनके तो फैक्ट्री में, बांग्लादेश में देख लें, मलेशिया में देख लें, बाहर देख लें, इनकी जो दुबई लीग से उनके आगे नौकरों पे रखे हुए हैं और भाषण मेरे लिए, मैं भाषण सुनता रहा। अच्छा मैं इसको अगर थोड़ा सा सम अप कर लूँ ना कि मुशर्रफ जैदी साहब बुनियादी तौर पे गुज़श्ता 2-2.5-3 बरस से पहले से भी कहानी चल रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान में आर्गूमेंट ये बन गया है, जो पॉपुलर आर्गूमेंट है कि जो पाकिस्तान की मनीड क्लास है, खा वो पॉलिटिशियन हो या कारोबारी तबके हों, कराची, लाहौर, इस्लाम, सियालकोट, गुजरात, फैसला, इनको अगर आप पकड़ लें, रेगुलेट कर लें, इनसे पैसा ले लें, इनके पैसे अकाउंट में से ले लें, माफ कर दें, तो बाकी सबके हालात ठीक हो जाएंगे। ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि ये आर्गूमेंट खासा फ्लॉड है। जब तक मईशत के अंदर वेल्थ जनरेशन नहीं होगी पाकिस्तान में वेल्थ जनरेशन नहीं हो रही। हम बार बार आगे पीछे घुमा के कह रहे हैं कि 100 लोगों के पास पैसा है, नवाज के पास इसके, लेकिन वेल्थ जनरेशन नहीं हो रही। और वेल्थ जनरेशन के लिए आपको मईशत को एहतमाद देना है, स्टेबिलिटी देनी है, रूल ऑफ लॉ देना है, सब कुछ देना है, लेकिन महज पकड़ धक्कड़ से नहीं ग्रोथ हो सकेगी इकॉनमी की, ना ही 20 करोड़ लोगों की ज़िंदगी इंप्रूव होगी सिर्फ पकड़ धक्कड़ से। मतलब पकड़ धक्कड़ में भी कोई बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे इनकी बात से ये लग रहा है कि वो पकड़ धक्कड़ पे ही 100% नहीं, मैं कहता हूं कि कौन कहता है मैं कहता हूं पकड़ो, मैं कहता हूं लाइन खींचे कानून नहीं, मैं कहता हूं कि कानून 2 नहीं होने चाहिए। क्लास इस मुल्क में 2 क्लासेस नहीं होनी चाहिए। अब हर रोज महंगाई बम गिराते हैं, हर रोज पेट्रोल करते हैं, हर रोज सारा कोई करते हैं, आपकी माशियत ही कमजोर तो आपने 12 अरब डॉलर की एनर्जी चोरी आपने क्यों नहीं लेते? ये कुंडों वालों से क्यों नहीं लेते? आपको नहीं पता कौन कौन कर रहा है? आपको नहीं पता कि इसके मुल्क के पास कितने पैसे, यानी जिन्होंने कमर्शियल कनेक्शन लिए हुए हैं, सनतों के लिए हुए हैं, जिनके अखराजात ज्यादा है, नहीं पता आपको? क्विक कमेंट। देखिए, अगर
एक जो डाउन साइड है टेलीविज़न का वो ये कि जो जज्बात उकसाने वाली जो बात होती है, इमोशनल कैथारसिस के लिए टीवी उससे जो है जाहिर बात है, उस जो बातें की भट्टी साहब ने, इसमें कोई गलत है सर? नहीं, मैं भी बात कर लूं, कर ले नहीं, आपने शुरू की जज्बात उकसाने वाली जी, तो अगर आप पहले आप कह देते कि जो बातें की ठीक हैं, लेकिन ये जज्बाती बातें मैं मान लेता हूं। मैं पहले आपने पहले मुझे शड़क किया और अब आप मेरी तारीफ करने लगे। नहीं, तारीफ तो मैं भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपकी जो बात आपने जो बात की वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त है कि इस मुल्क में ये तारीफ नहीं, इस मुल्क में जो बात की आप दोबारा हंसें इस पे, हंसें एक मरतबा फिर हंस लें, क्योंकि उतना वो वाला कहकर नहीं, डायनामिक्स जो है ना आखिरी 3 मिनट में जाए। नहीं, बड़ा नहीं बड़ा इस अच्छा मुल्क में यानी चोरी वो करें, बड़े वो हैं, एंजॉय वो करें, हम गरीब आदमी चोर तो पकड़ लिया गया जो इस मुल्क का सबसे सर, बड़ा आप फिर डाकू था। उधर ना ले जाएं, फिर ना साबित कुछ नहीं हो रहा ना, ना वो दे रहा है कुछ। जेल में अब अभी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो जेल से बैठ के भी वो पूरा निजाम वही चला रहा है। अगर नहीं, कोई कौन कहता है, कौन ये किसने कहा है? कौन किसने कहा? कौन कह रहा है? ये किसने कौन कह रहा है? बता दिया, किसने कहा है? बताएं कौन कह रहा है? तो बड़े लोग नहीं बस आप अगर दो चार नाम, आप लोग अगर मुकर्रर हैं आपके जो मेरे है, भाई के या दो किसी चार का नाम लेते नहीं, हैं, ये जो सारी कोई बातें अखबार, दो चार publication। नाम, दो अच्छा चार, नहीं, दो चार आप प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें। इतना लंबा डिस्कशन हुआ आज प्राइम मिनिस्टर, अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के जो है वो मेंशन नहीं हुए, यानी कि इस मुल्क में पॉलिटिकल क्या इमरान खान ने ये कहा है कि नवाज शरीफ जेल से चला रहा है पॉलिटिक्स? निजाम कौन चला रहा है? निजाम कौन चला रहा है? नहीं, आप बताइए ना, निजाम कौन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चला रहा है या नहीं? दो नाम ये जो आपने शिकायतें की कि ये देखें पेट्रोल का बम, ये किसने गिराया, नाम लीजिए। IMF। अच्छा, ये IMF ने किया, जबरदस्त। अच्छा, यानी कि आपका और जो करप्ट लोग ऊपर बैठे हुए वो पहले बैठे हुए थे, अब सब साफ है नहीं है? अच्छा, अब हैं, सब हैं। इमरान खान साहब ने उनको नौकरी दी। हाँ बिल्कुल दी। चलिए, ये तो नहीं, आप बोले ना, आप कहें इमरान खान साहब ने गलत लोगों को नौकरी दी, बिल्कुल। चले, कम से कम ये तो नहीं, हम कितनी दफा कह चुके हैं, आप पता नहीं जजायर फिजी लैंड में थे, मैं तो कितनी दफा कह चुका हूं। रमजान में मैं टीवी पे नहीं, रमजान में कह दोगे थे, रमजान में कह दोगे जी, बिल्कुल, इसीलिए टीवी पे भी नहीं आया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं कि सारे इलेक्टेबल, सारे झूठे, सारे जो नारे किए थे सारे रिवर्स कर दिए इमरान खान साहब। पीटीआई साहब, हाँ, पीटीआई भी इसमें शामिल है। नहीं, ये जो अब मौजूदा लॉट है, हम तो आप उसके साथ खड़े हैं, लेकिन एक और लेकिन जेल में बैठ के निजाम कौन चला रहा है ये बताएं। नहीं, मैं आप उधर चले गए, कौन कह रहा है जेल में? आप वापस नहीं, जेल में बैठ के निजाम नहीं, जेल में कौन वापस उधर इस वक्त निजाम कौन चला रहा है? अगर इमरान खान चला रहा है तो बताएं। नुसरत फतेह अली खान तो कहता है निजाम हस्ती जो चला रहा है वही खुदा है। अच्छा, पता नहीं, मेरे पास वक्त है भी। अकील करंदे साहब, योर लास्ट वर्ड क्विकली बिफोर 30 सेकंड्स है, बात कीजिए, मैं खत्म करूं प्रोग्राम को। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि मुल्क के इंटरेस्ट में हम सबको एक होना पड़ेगा। खुदारा इस वक्त अपोजिशन कम करें, मिलजुल के मुल्क को आगे लेके जाएं। मुल्क मुश्किलात का शिकार है, बजट अच्छा लेके आए, आम आवाम का उसमें बेनिफिट हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इकोनॉमी स्लो हो सकती है, बिल्कुल और खत्म हो गया। आने वाला है की इस बात पे कि मिलजुल के मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें, इसी पे मैं इख्तिताम करता हूं, फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। कल बजट के खद्दोखाल सामने आएंगे, वफाकी बजट के 11 बजे से 92 न्यूज़ की उसके हवाले से स्पेशल ब्रॉडकास्ट भी होगी, उसे ज़रूर देखिएगा। कल आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।